नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का। आज है हमारा सेशन नंबर 116। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। सबसे पहले आज हम जो कवर अप करेंगे, सबसे पहले हम कवर अप क्या करने वाले हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आप सभी को मालूम होगा, पूरे देश भर में एक खबर गई कि जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे हुआ। बहुत ही दुखद खबर थी, पर उनको भावपूर्ण जो है वो श्रद्धांजलि दी गई है। उस पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे और देखेंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के क्या रोल होते हैं, क्या फंक्शन, क्या इनकी एलिजिबिलिटीज़ होती है। दूसरा हम जानेंगे पोषण अभियान के बारे में, इसमें हाल फिलहाल कुछ चर्चा में रहा है, इसको देखेंगे। थर्ड, हैंडलूम सेक्टर ऑफ इंडिया, इसको भी हम जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया गया और इस साल का थीम भी क्या था। ये सब ध्यान रखना है, एग्जाम्स वगैरह में आते रहते हैं। फोर्थ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, यानी रूरल प्लस अर्बन मिशन, तो इस पे हम बात करेंगे। फिफ्थ, हम बात करेंगे पर्सनैलिटी इन न्यूज़ हिस्ट्री के, यानी इतिहास के पन्नों से उठा के हम लेके आएंगे गुरु तेग बहादुर जी को, जिनके जिनके एग्जीक्यूशन डे को शहीदी दिवस भी कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे पानेक्स 21 पे, PANEX, पानेक्स 21 क्या है ये मैं आपको बताऊंगा देर में। एंड देन MCQs फॉर द प्रैक्टिस। चलिए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में आपको ये सारी चीज़ें कवर अप करनी होंगी मेरे साथ। साथ ही साथ हम आज कवर अप कर लेंगे 5 MCQs। टोटल हमारे 15 + 5, आज हमारे 20 MCQs पूरे हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत, और साथ ही साथ 11 और लोग। ये एक बेहद दुखदपूर्ण एक ट्रेजिडी आप कह लीजिए। इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था MI-17V5, उसके क्रैश में इनकी जो है वो गई। कहाँ पे क्रैश हुआ था ये, तो दिस हैपेंड इन वुडेड एरिया ऑफ कुनूर घाट इन नीलगिरीज इन वेस्टर्न तमिलनाडु रिसेंटली, राइट। तो बहुत ही मतलब एक ट्रेजिडी वाली चीज़ें रहती हैं। तो फिर गुलजार की कुछ लाइनें याद आ जाती हैं कि ज़िंदगी क्या है, एक जस्ट पानी का, महज पानी का एक बुलबुला, राइट। कि कहाँ जा रहे थे और कहाँ। चलिए, फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया। तो CDS जो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ है वो क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ परमानेंट चेयरमैन टू द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी विच विल ऑल्सो हैव द 3 सर्विसेज चीफ्स एज मेंबर्स। इनका कोर फंक्शन होता है कि जो तीनों सर्विसेज हैं, यानी कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों सर्विसेज को में जो भी ऑपरेशनल सिनर्जी है वो बना के रखना, एकता बना के रखना, फ्रिक्शंस कम हो, कम से कम हो। फ्रिक्शंस थोड़ी बहुत तो रहती ही हैं, राइट, लेकिन कम से कम हो। इस चीज़ का पूरा दायित्व किसके ऊपर था, CDS के ऊपर था। ये 4 स्टार वाले जनरल होते हैं। ही विल बी अ 4 स्टार जनरल। He will be the single point military advisor to the government as suggested by the कारगिल रिव्यू कमेटी 1999। तो जो CDS की गठन की मांग थी वो कारगिल रिव्यू कमेटी ने ही की हुई थी, सरकार ने अभी जाके इसको किया। और विपिन रावत जो थे वो पहले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर, ये सब वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। UPSC इसी तरीके के जो वर्ड्स वो इस्तेमाल करेगा। He will function as the principal military advisor to the defense minister and also as the permanent chairman of chief staff committee। साथ ही साथ CDS जो होते हैं, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है, जो हम सामान वगैरह लेते हैं ना, इक्विपमेंट्स वगैरह, तो जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है या डिफेंस प्लानिंग कमेटी होती है, उसके भी मेंबर होते हैं। सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होते हैं, सरकार के इनर मतलब एक समन्वय बना के रखते हैं तीनों आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर में। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स आप जिसे कह लीजिए, राइट। तो वो सब इनका काम होता है। तो ये इनके सारे रोल्स वगैरह हमने देख लिया। अब एलिजिबिलिटी क्या है इसके बाद, कि जो CDS बन गए एक बार, वो भारत सरकार के किसी भी संस्थान में दोबारा पद पर जो है कार्यरत नहीं किए जा सकते। साथ ही साथ जब उन्होंने अपना पद त्यागा, CDS का ऑफिस जब उन्होंने त्यागा, त्यागा मीन्स मतलब उनका कंप्लीट हो गया, फिर वो चले गए, डिमिटिंग द ऑफिस ऑफ द CDS, तो उसके 5 साल तक वो कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी नहीं कर सकते, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। अभी CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है वो डिसाइड करेगा कि अब हम किसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। उस पर बातचीत अभी चल रही है, तो देखेंगे हाल फिलहाल आने वाले सेशंस में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हर सैनिक के यार थे वो, दुश्मन के लिए तलवार थे। फुल इन्फोग्राफिक का जो ट्रिब्यूट होता है वो बिल्कुल अलग ही लेवल पे होता है, इसलिए मैं आपके लिए उठा के लेके आया। सेकंड, पोषण अभियान पे अगर हम बात करें, तो लोकसभा के अंदर में सरकार ने ये इन्फॉर्म किया है कि जो राज्य सरकारें हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको जो फंड दिए गए थे पोषण अभियान के लिए या न्यूट्रिशन मिशन के लिए पिछले 3 सालों के तहत,
उन फंड में से उन्होंने 56% ही फंड यूज़ किया है, बाकी अनयूज्ड रह गए हैं। अगर आंकड़ों पे हम चले तो बोला जा रहा है लगभग लगभग 5300 करोड़ रुपए जो है वो डिसबर्स किए गए सरकार की तरफ से फॉर द ईयर 2019, 20 एंड 2020, और अभी तक लगभग लगभग 3000 करोड़ ही फंड यूटिलाइज किए गए हैं। साथ ही साथ सदन में एक और सूचना दी गई कि जो सीवियर एक्यूट माल नरिश चिल्ड्रन हैं, इनकी संख्या कम हुई है, 15 लाख से घटी है, तो बहुत अच्छी बात है। पोषण अभियान को 2018 में लाया गया था, 2022 तक इन्हें कुछ स्पेसिफिक टारगेट को मीट करना था। बेसिकली इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो न्यूट्रिशनल आउटकम है, चाहे वो बच्चों में हो गए या फिर प्रेग्नेंट महिलाओं में हो गए या लैक्टेटिंग मदर्स में हो गए, उनके जो इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स है उनको इम्प्रूव किया जा सके। बच्चों के लिए आपके पास स्टंटिंग एंड वेस्टिंग है, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए या फिर लैक्टेटिंग मदर्स के लिए अनेमिक है, तो 3 ही बेसिक क्राइटेरिया इनकी रखी गई है। अब इनमें ये बोला गया कि 2022 तक का तो आपका टारगेट था। The target of the mission is to bring down stunting among children in the age group of 0 to 6 year 38.4% से 25% पे लाना था 2022 तक, ये एक टारगेट था, राइट। और इसके साथ साथ स्टंटिंग के साथ साथ वेस्टिंग और अनेमिया का भी जो एक टारगेट था वो मीट करना था, कि इसे भी डिक्रीज करना था। साथ ही साथ पोषण 2.0 भी लाया गया। पोषण 2.0 क्या है, अब ध्यान रखना है आपको, एक पोषण माह भी हम लोग मनाते हैं, ठीक है। पोषण अभियान शक्ति निर्माण में अभी अभी हमने डिस्कस किया था कुछ ही महीने पहले पीआईबी के सेशन में। तो पोषण 2.0 जो है ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें सारे कवर अप हो जाते हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये जो आंगनवाड़ी सर्विसेज, ये सब इसमें जो है कवर अप हो जाते हैं। 2021-22 के बजट के तहत इसे जो है अनाउंस किया गया था, ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम वगैरह में आ सकता है। बेसिकली इसमें क्या है कि जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स और जो पोषण अभियान है उनको मर्ज करने की बात कही गई थी। साथ ही साथ नीति आयोग ने भी अपने डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह में या रिकमेंडेशंस में बोला है कि पोषण प्लस की स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी अगर पोषण अभियान को और मजबूती प्रदान करनी है, ताकि वो अपने टारगेट्स को और जल्दी और फटाफट मीट आउट कर सके, राइट। तो ये सारी बातें हैं ताकि भारत के अंदर में एक अच्छा हेल्थ नर्चर किया जा सके, एक वेलनेस और एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बनाई जा सके, जो कि डिजीज़ से जिनको ज़्यादा बीमारी ना लगे, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो, और मॉल न्यूट्रिशन को किसी न किसी तरीके से भारत से हटाया जा सके। तो ये पोषण अभियान है, ये ध्यान रखना है, सदन में इसके ऊपर चर्चा हुई है, तो एग्ज़ाम वगैरह में आ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं अपने तीसरे पे, हैंडलूम सेक्टर ऑफ इंडिया पे। अगर हम हैंडलूम सेक्टर ऑफ इंडिया की बात करें, राइट, तो इसमें क्या हुआ है कि 128 हैंडलूम प्रोड्यूसर कंपनीज बनाने की बात की गई है भारत के अलग 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 राज्यों में। अब ये क्या करेंगे, ये जो ये सेक्टर है इसकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेंगे, इसकी जो मार्केटिंग क्षमताएं हैं इनको बूस्ट करेंगे और बेटर इनकम्स प्रदान करेंगे। अगर मैं थोड़े आंकड़ों पे चलूं तो ये जो सेक्टर है ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में कितना योगदान देता है, 7% का। जीडीपी में कितना देता है, 2% का। एक्सपोर्ट में कितना देता है, 12% का। और लगभग लगभग डायरेक्टली आप बात कर लीजिए या इनडायरेक्टली बात कर लीजिए, मोटा मोटी 10 करोड़ लोगों को ये रोजगार भी प्रदान करता है। तो इस हिसाब से सरकार अब ये चाह रही है कि हम इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर सकें, इसको हम संगठित कर सकें। अब इसका परिणाम स्वरूप ये रहा है कि हम जो भारत है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स है आफ्टर चाइना, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैनमेड फाइबर्स हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं चाह रही है कि इन सब चीज़ों को बूस्ट किया जा सके, जिसके लिए वो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रही है। अभी कुछ महीने पहले हमने देखा था कि सरकार ने GEM पोर्टल के थ्रू, राइट, GEM पोर्टल के थ्रू बोला था कि जो हैंडलूम सेक्टर में जो आर्टिजन्स हैं उनको स्मार्टफोन्स भी मुहैया करा सकते हैं, वो वहीं से भी ले सकते हैं। यानी डायरेक्ट वो लोगों को चाह रहे हैं डिजिटली भी जो है वो अपग्रेड हो सकें। इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए गए हैं, जैसे कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ये आपको ध्यान रखना है, अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम या इंटीग्रेटेड वूल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में सवाल कैसे आ सकता है, एग्जाम में ये सवाल बन सकता है कि अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम ये भारत के किस सेक्टर से रिलेटेड है, और आपको 4 सेक्टर दे देंगे, एक सेक्टर टेक्सटाइल का पकड़ा देंगे। उसके बाद फिर अभी हमने थोड़े दिनों पहले ही डिस्कस किया था कि मित्र पार्क भी स्टेब्लिश करने की बात कही जा चुकी है। वो जो ये सेक्टर को ऑर्गेनाइज करना है ना, वो इसी के जरिए किया जा रहा है कि एक मेगा अप्रैल पार्क्स या मित्र पार्क्स वगैरह जो हम सेटअप करके दे सकें। तो कहीं ना कहीं भारत चाह रहा है कि इसमें ग्रोथ हो। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रेड एग्रीमेंट्स अच्छे हो सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, उन्हें हमारी कलाकारी पसंद आ सकती है। एक्सपोर्ट को बूस्ट करने की एक पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटीज़ हमें इस सेक्टर से मिल सकती है। तो सरकार इसके लिए पूरी कोशिश कर रही है, देखेंगे कितना सफल होता है आगे। बाकी अगर हम राष्ट्रीय लेवल पे बात करें, नेशनल लेवल पे बात करें, तो नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है टू ऑनरिंग द हैंडलूम वीवर्स ऑफ द कंट्री, राइट।
7 अगस्त, ध्यान रखना है। इस बार का थीम क्या था? हैंडलूम एंड इंडियन लिगेसी। ये कहीं ना कहीं भारत के जो स्वदेशी मूवमेंट है जो 1905 में हुआ था उसको भी रिकॉग्नाइज करता है। और एक आपको मैं चित्र दिखाता हूँ, चरखा, इसका तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है, उस वक्त भी था और आज भी है। आज थोड़ा चुनाव के दौरान ज़्यादा यूज़ हो जाता है, वरना उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ था, राइट। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक विरासत है हमारी, जिसे सरकार अब बूस्टअप कर। चलिए देखते हैं आगे, अगली स्टोरी पे आते हैं, दैट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। रूरबन का मतलब है यहाँ पर रूरल प्लस अर्बन। तो बेसिकली बात करूँ तो ये जो मिशन था, ये जो प्रोग्राम था, इसका पहले नाम था पूरा, प्रोविजंस ऑफ अर्बन रूरल एमेनिटीज, जिसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जनवरी 2003 में लेके आए थे। वो चाहते थे कि जो भारत का जो रूरल सेक्टर है या जो रूरल एरियाज हैं उनमें विकास तेजी से हो। 2012 में फिर पूरा का 2.0 वर्जन भी लाया गया, जो कि उस वक्त तक एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम हुआ करता था। फिर 2016 में इसे चेंज किया गया और इनका नाम क्या रखा गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। और इन्हें सेंट्रल सेक्टर स्कीम से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दिया गया अंडर द एगिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। तो ये मिनिस्ट्री, मंत्रालय वगैरह का नाम थोड़ा आपको रखना है। एम सारे वही हैं। एम क्या है कि जो माइग्रेशन होता है अर्बन की तरफ, क्योंकि गांव में लोग कृषि में अब ज़्यादा रहना नहीं चाहते, आय के उनकी अच्छी वहाँ पे जनरेशन हो नहीं पाती, तो शॉर्ट टर्म जनरेट करने के लिए, शॉर्ट टर्म पैसा जनरेट करने के लिए शहरों की तरफ कूच करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, अपनी कोई रेडी लगा लेते हैं, अपना कुछ एक छोटा सा धंधा कर लेते हैं कोई पूंजी लेके, राइट। तो वहाँ पे उनको थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म में फटाफट एक ग्रोथ वहाँ पे दिखती है, तो वो वहीं पे रह जाते हैं। तो ये जो लार्ज माइग्रेशन हो रहा है इसको रोकने के लिए, और जो रूरल अर्बन में जो एक गैप आ रहा है डिवीजन में, उसको भी कम करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। चाहे वो इकोनॉमिक बेसिस पे हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे हो, या बेसिक एमिनिटीज़ पे हो, बेसिक सर्विसेज पे हो। तो इसके लिए जो है ये स्कीम को लाया गया है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मिनिस्ट्री वगैरह का नाम आपको ध्यान रखना है। पहले कौन सी स्कीम थी दोस्तों? पहले इसका नाम था पूरा। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पूरा जो था प्रोविजंस ऑफ अर्बन रूरल एमिनिटीज़, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये भी आपको नाम रखना है, भारत के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके द्वारा ये लाया गया था जनवरी 2003 में। चलिए आगे बात करते हैं, पर्सनैलिटी इन द न्यूज़, दैट इज गुरु तेग बहादुर। तो 24 नवंबर 2021 को, हर साल 24 नवंबर जब भी आती है, गुरु तेग बहादुर जी का जो मार्टी ड्रॉम है वो इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। इस दिन जो गुरु जी थे उन्होंने अपनी जीवन का मतलब सेक्रीफाइस किया टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन वैल्यूज, रिलीजन, आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स। इस दिन को शहीदी दिवस भी कहते हैं। इन्हें गुरु तेग बहादुर जी को हिंद दी चादर भी कहा जाता था, राइट। ये 9वें गुरु थे। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हैं ना, ये 9वें गुरु थे, राइट। अमृतसर में इनका जन्म हुआ था 1621 में। ही वॉज ऑल्सो द यंगेस्ट सन ऑफ गुरु हरगोबिंद। और तकरीबन 150 हाइम जो है वो गुरु तेग बहादुर जी के लिए गुरु ग्रंथ साहिब में रखा गया है। तो आपके लिए आज का पहला सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब, इसकी कंपाइलेशन सिख धर्म के किस गुरु ने की है? ये आप मुझे बता दीजिए कमेंट थ्रेड में। 1675, 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के अंदर में एग्जीक्यूट किया गया था। और किसके ऑर्डर से? तो उस वक्त जो मुगल के शासक थे औरंगजेब, उनके ये ऑर्डर थे। सिख धर्म पे अगर हम बात करें तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने की थी 1469 से 1539 में। और उसके बाद 9 जो और गुरु थे गुरु नानक जी को छोड़ के, उन्होंने फिर इसको आगे बढ़ाया, इस चीज़ को आगे बढ़ाया। सिख धर्म की जो डेवलपमेंट हुई है वो कहीं ना कहीं भक्ति मूवमेंट और जो हिंदू धर्म में वैष्णव है, वैष्णव कल्ट है, वैष्णव पंथ है, उससे इन्फ्लुएंस होके हुआ है। सिख धर्म में ब्लाइंड रिचुअल्स मानना बिल्कुल मना है, जैसे ये लोग उपवास नहीं रखेंगे, पिलग्रिमेज को ये विजिट नहीं करेंगे, किसी भी तरीके अंधविश्वास में ये लोग सुपरस्टिशंस वगैरह में बिलीव नहीं करते हैं, मृत लोगों की पूजा नहीं करते और मूर्ति पूजा भी नहीं करते, आइडल वर्शिप भी ये लोग वर्जित रखते हैं। ये थोड़ी थोड़ी बातें जो हैं वो आपको ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गुरु तेग बहादुर जी पे अभी हाल फिलहाल प्रधानमंत्री जी ने भी ट्रिब्यूट अपना दिया था, 8 दिसंबर को ही दिया है। चलिए आगे बात करते हैं, दैट इज पानेक्स 21, और आज का ये हमारा हो जाएगा स्टोरी कवर। ये है क्या? तो बेसिकली ये कर्टेन रेजर इवेंट था पानेक्स 21 फॉर द मेंबर नेशंस ऑफ पे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जिसे बिम्स्टेक कहा जाता है। ये भी हाल फिलहाल हुआ था। ये एक तरीके की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, जो मतलब बेसिकली नेचुरल डिजास्टर से कोप अप करने के लिए एक रीजनल कॉपरेशन बनाने के लिए किया गया है। ये अभी हाल फिलहाल 20 दिसंबर से 22 दिसंबर में पुणे में होस्ट होने वाला है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
बिम्स्टेक की जहाँ तक हम बात करें तो ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 7 देश हैं दोस्तों। कौन कौन से 7 देश हैं? बांग्लादेश है, फिर इसके अंदर आपका क्या कहते हैं, नेपाल है, इंडिया है, श्रीलंका है, भूटान है, और फिर थाईलैंड है, म्यांमार है। ये सब साउथ ईस्ट और साउथ एशिया से मिलके बने। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इनका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका, बांग्लादेश। बेसिकली सार्क का अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए इनको लाया गया था, और काफ़ी अच्छा इन्होंने एक अल्टरनेटिव दिया भी है, राइट। तो पानेक्स आपको ध्यान रखना है, कर्टल रेजर इवेंट था, और किस चीज़ का ये एक्सरसाइज है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। एग्जाम वगैरह में आएगा तो आप आसानी से इसे क्रैक कर लेंगे। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज जो हमने टोटल 6 स्टोरीज जो हमने कवर अप की। अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, राइट। कल जो हमने आपसे एमसीक्यूज पूछे थे उसका आंसर देने का समय आ चुका है। 5 एमसीक्यूज मैंने आपसे कल पूछे थे। पहला तो यही था, AK-203 असॉल्ट राइफल्स, इसकी प्रोक्योरमेंट भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। किस देश के साथ किया है? तो रशिया के साथ किया है। लगभग 6 लाख ऐसे जो राइफल्स है वो भारत खरीद रहा है रशिया से। AK-203 असॉल्ट राइफल। एक्यूवेरिन एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में होती है? तो ध्यान रखना है आपको, मालदीव के बीच में। भारत और मालदीव के बीच में कैसी एक्सरसाइज होती है? एक्यूवेरिन। ये सब ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए भारत के साथ कोलैबोरेट किया है? तो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए भारत के साथ कोलैबोरेट किया है। फिर हमने आपसे पूछा था इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जो ग्रांट करते हैं प्रोटेक्शन टू पर्सन्स हु आर अरेस्ट और डिटेन्ड, प्रिवेंटिव ऑफ डिटेंशन, है ना। तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है? अनुच्छेद 22 के तहत आता है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ। माउंट सेमेरू वोल्केनो ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो माउंट सेमेरू वोल्केनो अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में था, और ये लोकेटेड है इंडोनेशिया में। तो ध्यान रखना है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? ज़रूर बताइए मुझे कमेंट थर्ड में, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, राइट। चलिए, आज के 5 सवाल आपके लिए रेडी कर दिए गए हैं। पहला सवाल पोलवरम प्रोजेक्ट से ऊपर है, आराम से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़िए, चेकआउट कीजिए क्या आंसर हो सकता है, और कमेंट में पार्टिसिपेट कीजिए। दूसरा सवाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से है, मतलब जो हमने NDPS एक्ट देखा था 1985, कल परसों के ही सेशन में, PIB सेशन में मैंने आपको कराया था, उससे रिलेटेड ये मैं एक सवाल आपके लिए बना के लेके आया हूँ। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। कमेंट थ्रेड में आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021, इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। पानेक्स 21, ये तो आप आसानी से बता देंगे, ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया है। अगर आपने अच्छे से सेशन देखा है, बढ़िया तरीके से आपने इसे सुना है, तो आप तुरंत इसका जवाब दे सकते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द आउटकम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो जो 1857 का विद्रोह है, थोड़ा हिस्ट्री से एक सवाल उठा के मैं ले आया, थोड़ा सा मतलब मोमेंटम चेंज करने। तो इनमें से क्या जो था वो आउटकम नहीं था? 4 ऑप्शन से आपके पास, आराम से इसे पढ़िए, अपने आंसर्स को लॉक कीजिए और कमेंट थ्रेड में पार्टिसिपेट कीजिए। PT के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, एनरिच कंटेंट है। लेवल 1 CA बूस्टर प्रीमियम, लेवल 2 पावर ऑफ 10, आप सभी का वेलकम है। आइए, UPSC सेल्फ प्रेप कोर्सेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स वगैरह दिए गए हैं, एनरोल कीजिए, अपने दोस्तों को भी कराइए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। सिविल तपस्या का पोर्टल आप ही के लिए है, इसको पूरा एक्सप्लोर कीजिए जितना हो सके, और भी कुछ वेरियस आपके लिए लिंक्स वगैरह हैं, इन पे जाइए, सर्च आउट कीजिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।